गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर आज हमें करना है कुछ काम। कौन से वैसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर कुछ चर्चाएं वगैरह वहां पे करेंगे रिगार्डिंग योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे। आयुष्मान सहकार स्कीम, फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के ऊपर कुछ बातें करनी है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बेयर, एंड द लास्ट वन इज इंडिया इज सेट टू गेट 2 न्यू टेलीस्कोप्स। तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट आयुष्मान सहकार स्कीम, जो अभी रिसेंटली वहां पे थोड़ी सी कंटेक्स्ट में है, थोड़ी सी न्यूज में है। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे से मिल जाएगी। उसके लिए आपको बस करना है क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, यू जस्ट हैव टू जॉइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। और आप देख सकते हैं कि वाली जो पीडीएफ है वो इंग्लिश और गुजराती दोनों में अवेलेबल है। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इवन इन गुजराती मीडियम, यू कैन आल्सो डाउनलोड द सेम। तो चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत। और ये जो लेक्चर है आपके सामने वो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में बनाया गया है, ताकि आपको अलग से कोई भी वहां पे डेटा को गैदर करने की जरूरत ना पड़े। So we are starting with the first topic, and that is about Ayushman Sahakar scheme. So Union Minister for Home and Corporation Cooperation provided an update in the Rajya Sabha regarding the implementation of the scheme. अब एग्जैक्टली क्या है ये वाली स्कीम, तो उसके बारे में जानते हैं। एक स्कीम है, इट इज अ डेडिकेटेड स्कीम ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की बात है, ताकि वो अपनी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बेटर तरीके से एस्टैब्लिश और एक्सपांड कर सके। 2020 के अंदर इसको वहां पे लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मेन इसका टारगेट क्या है कि भैया पूरे भारत के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया सा अफोर्डेबल, होलिस्टिक एंड कम्युनिटी ओन्ड हेल्थ केयर सिस्टम हमें वहां पे करनी है डेवलप, और उसके लिए कुछ पैसे वगैरह वहां पे देने की बात है। दूसरा उसका टारगेट क्या है, दैट इज टू स्ट्रेंथन आयुष एज वेल एज डिजिटल हेल्थ पार्टिसिपेशन इन लाइन विद इंडियाज पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले कौन सी इंस्टीट्यूशन इसके लिए एलिजिबल हो जाएगी, तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी स्टेट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो आप इसके लिए हो जाएंगे एलिजिबल। लेकिन वहां पे रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर हेल्थ केयर प्रोविजंस के लिए, वहां पे हेल्थ केयर प्रोविजंस भी होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहां पे दिखाई दे रहा है बिकॉज इट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, आयुष सर्विस, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजों को वहां पे इंक्लूड करेगा। Plus, it's a flexible financial assistance because it provides term loans as well as investment loans up to 8 years based on the actual project requirements. 8 साल तक की आपको वहां पे लोन मिल सकती है। प्लस वुमन इंसेंटिव भी यहाँ पे है, इट ऑफर्स 1% इंटरेस्ट रिबेट टू वुमन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स। जिस कोऑपरेटिव में वुमन मेजोरिटी होगी, अगर वो लोग टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं तो उन्हें 1% इंटरेस्ट जो है वो उनको वापस कर दिया जाएगा। और ये पूरी फंडिंग कहां पे होगी, थ्रू स्टेट और डायरेक्ट एनसीडीसी रूट, अप टू 90% लोन विद डिफाइंड कोलेटरल और गारंटी मैकेनिज्म्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्कीम। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो रिसेंटली अगर कंटेक्स्ट की बातें करें तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएनजीआरबी, उसने एक नई गाइडलाइंस को वहां पे अप्रूवल दी है फॉर द इंजेक्शन ऑफ सीबीजी, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस, इनटू नेचुरल गैस पाइपलाइंस एज वेल एज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। नेशनल गैस पाइपलाइन और शहरों के अंदर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जो नेटवर्क होता है उसके अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस को इंजेक्ट करने की परमिशन अभी दी गई है रिसेंटली। और ये परमिशन किसने दी है, इट इज बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि उसके बैकअप में आपको एक कानून वहां पे मिलता है विच इज रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
to regulate the downstream petroleum and natural gas sector in India. शुरुआत हुई थी 2006 में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट के अंतर्गत। हेडक्वार्टर जिसका चलता है बेसिकली न्यू दिल्ली, और उसका मेन टारगेट क्या है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और साथ साथ मार्केट के अंदर फ्री फेयर ट्रेड एंड कंपटीशन को और वहां पे प्रमोट करना, प्लस पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या फिर नेचुरल गैस वगैरह है, उनका एक अनइंटरप्टेड एंड एडिक्वेट सप्लाई वहां पे इंश्योर करना। सो दैट इज द टारगेट ऑफ दिस बॉडी। और उसके मेन अगर हम काम की बात करें, उसका मेन फंक्शन क्या है, तो एक तो वहां पे होता है टू ऑथोराइज एज वेल एज टू रेगुलेट द एंटिटीज to build and operate pipelines, LNG terminals as well as CBD networks, प्लस मार्केट के अंदर फेयर कंपटीशन चल रही है कि नहीं चल रही है, और अगर मान के चले कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है तो वो उसको वहां पे प्रिवेंट करना, तो वो सब बातों को चेक करने का काम भी ये लोग करते हैं। प्लस इट ऑल्सो स्पेसिफाइज पाइपलाइन एक्सेस कोड्स एंड रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्टेशन रेट्स फॉर कॉमन और कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। It lays down the technical standards, specifications, etc. for the petroleum infrastructure regarding the safety norms. तो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब भी आप उसको डेवलप कर रहे हैं तो कौन सी सेफ्टी वहां पे लेनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स भी ये लोग वहां पे डिसाइड करते हैं। इट मेंटेन्स द सेक्टोरल डेटा बैंक एज वेल एज इट ऑल्सो ओवरसीज द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। और अभी जो रिसेंटली अप्रूवल मिला है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, तो it enables integration of domestically produced CBG into NGPL as well as CGD networks, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को और वहां पे बूस्ट करेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांचेस पे अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज बड़ोड़ा या फिर वडोदरा, तीनों ब्रांचेस के ऊपर हम नई बैचेस को लॉन्च करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, जिसके लिए वहां पे डेमोस का रजिस्ट्रेशन हो चुका है शुरू। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है फॉर 3 फ्री डेमो सेशंस, तो अभी ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, or you can also contact on this number to get the further information regarding the batches, जहां पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज मिलेंगे फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन। जहां पे अगर हम मीडियम के हिसाब से बात करें तो इंग्लिश मीडियम की बैचेस आपको मिलेगी, गुजराती मीडियम की बैचेस मिल जाएगी, और साथ साथ हिंदी मीडियम की बैचेस भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और रिसेंटली हमने एक 1-to-1 मेंटरशिप का एक नया प्रोग्राम भी वहां पे शुरू किया है, तो आप एग्जैक्टली उसके बारे में जाने क्या है 1-to-1 मेंटरशिप, जहां पे स्पेसिफिकली हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे एक मेंटर की वॉच रहेगी, जिसके अंडर में आप वहां पे प्रिपरेशन करोगे, ताकि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन वहां पे प्रोवाइड हो सके किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो मार्केट में सबको पता है कि पढ़ना क्या होता है, बट बहुत ही कुछ लोगों को पता है कि पढ़ना कैसे होता है, और वही कुछ लोग जो है वो एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, और बाकी सब लोग आपको एक ही बात बताएंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट कि भाई ये बहुत टफ है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं पाओगे। डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, बट उसके लिए बस मेन चीज क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए। विदाउट डायरेक्शन इट इज लाइक यू आर लाइक अ मिसगाइडेड रॉकेट, जो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच शायद नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ गाइडेंस, जहां पे आपके सारी बुक मटेरियल भी आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोर्सेज आर देयर, 1-to-1 मेंटरशिप इज देयर। तो आज ही वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए और एटलीस्ट एक बार डेमोस को वहां पे ले। एज ऑफ नाउ यू विल गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन, तो आज उस तक का लाभ उठाए। आज ही एक बार डेमोस के लिए वहां पे रजिस्टर करवाए, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं किस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके जाते हैं। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, और क्यों अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज फ्रेमिंग अ फ्रेश गाइडलाइन फॉर सर्विंग एंड रिटायर्ड
armed forces personnel regarding publication of books following the controversy over unpublished memoir of former army chief M.M. नरवणे। अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर्मर आर्मी चीफ M.M. नरवणे की कुछ किताब की चीजों को वहां पे पब्लिश किया गया, लेकिन ये जो किताब थी वो बेसिकली अनपब्लिश्ड थी। तो ऐसी चीजों के लिए यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की थोड़ी बहुत यहाँ पे बातें हैं। The proposed framework will incorporate the provisions of Official Secrets Act 1923, which continues to apply even after the retirement, जो रिटायरमेंट के बाद भी अप्लाई होते हैं पर्टिकुलरली किसी भी आर्मी चीफ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप रिटायर हो गए तो फिर आपके ऊपर इसके नॉर्म्स नहीं लगेंगे। वो जो प्रेजेंट सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स है उनके ऊपर भी लगता है और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके ऊपर भी लगता है। एक कॉलोनियल एरा का एक लॉ है, मतलब कि ब्रिटिश एरा का एक लॉ है, जिसको मेन किस लिए बनाया गया था? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली कंसर्निंग द नेशनल सिक्योरिटी एंड द स्टेट इंटरेस्ट। उसका मेन टारगेट है कि देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की सुरक्षा जो है उसको वहां पे सेफगार्ड करना। साथ साथ टू प्रिवेंट स्पिनोच, अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर एज वेल एज रॉन्गफुल कम्युनिकेशन, इन सबको वहां पे थोड़ा सा प्रिवेंट करो। प्लस अगर हम बात करें कि इस एक्ट के तहत कौन से लोगों को हमने वहां पे इंक्लूड कर दिया है, तो इट अप्लाइज टू ऑल द पर्सन्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, डिफेंस पर्सोनेल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपनीज and extends to Indian citizens even outside India. It also covers those holding or having held office under the government and anyone in possession of classified or sensitive official information. उसके मेन फीचर्स क्या है? तो अगर किसी ने वहां पे जासूसी करने की कोशिश की तो उसके ऊपर पेनल्टी होने के चांस, वहां पे लगने के चांस है। It criminalize the approaching prohibited places, making sketches और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन टू एड द एनिमी, और वहां पे उसकी पनिशमेंट जो है वो लगभग 14 इयर्स तक की जेल की सजा तक हो सकती है। प्लस एनी कॉन्टेक्ट और एसोसिएशन विद द फॉरेन एजेंट्स कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट सिक्योरिटी। It also punishes unauthorized sharing, retention or misuse of official codes, documents and information affecting the sovereignty and the security of the country. It defines prohibited places, जहां पे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होगी और बाकी सारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की बातें होगी। इन सबको प्रोहिबिटेड एरिया प्लेसेस बोला गया है, जिसकी इंफॉर्मेशन आप वहां पे लीक नहीं कर सकते। And search and seizure powers, it empowers the magistrate and in emergency senior police officers as well to issue the search warrants in suspected offenses. There is also a restriction on trial. Courts can take cognizance only upon the complaint authorized by the appropriate government, ensuring the executive oversight. And that is all about Official Secrets Act, जो अभी रिसेंटली वहां पे थोड़ा सा न्यूज में आया। तो ध्यान रखना, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो बेसिकली 1923 का है, दैट इज ऑफ द ब्रिटिश एरा और वी कैन से कॉलोनियल एरा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं आफ्टर दैट, एंड दैट इज ऑल अबाउट बेर। क्या है अभी यहाँ पे बेर की रिगार्डिंग? भालू जिसको अपने बोलते हैं। लो स्नोफॉल इन उत्तराखंड has disrupted the bear hibernation cycle, including to increase the bear attacks and human wildlife conflict in early 2026. बेर की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सा शॉर्ट टेल्ड ओमनिवरस मैमल है, जो कौन सी फैमिली को वहां पे बिलोंग करता है? द फैमिली दैट इज नोन एज उर्सिडे। उर्सिडे फैमिली को बिलोंग करने वाला एक लार्ज मैमल। अगर हम उसके बारे में, उसके हैबिटाट के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो हैबिटाट क्या होता है? सो दे आर फाउंड अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एज वेल एज एशिया, और जहां पे स्पेसिफिकली कौन से रीजन्स के अंदर? तो बोले टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन्स के अंदर। इन इंडिया द स्पीसीज लाइक स्लॉथ बेर इनहिबिट फॉरेस्टेड एंड हिली लैंडस्केप्स,
जो हमारे फॉरेस्ट और हिली लैंडस्केप के एरिया के अंदर वहां पे मिलते हैं। Omnivorous होते हैं, the most species consume fruits, roots, insects, fish and small mammals. The polar bear is largely carnivorous. लेकिन अगर हम हमारे यहाँ के अगर हम बेयर की बात करें तो वो ज्यादातर omnivorous वहां पे ज्यादा है। Plus they are strong climbers as well as swimmers. Despite the bulk, many species climb the trees and swim efficiently. भले ही वो वहां पे heavy एनिमल के तौर पे है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा क्लाइंबिंग और स्विमिंग कर सकते हैं। प्लस कीन सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल करने की उनकी जो सेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड होती है। सॉलिटरी बिहेवियर की अगर हम बात करें तो मोस्टली दे आर सॉलिटरी एक्सेप्ट ड्यूरिंग मेटिंग और कब रियरिंग। सीजनल डोरमेंसी वहां पे मिलती है। मेनी स्पीसीज अंडरगो विंटर स्लीप विच इज ऑफ्टन टर्म्ड एज हाइबरनेशन साइकिल। हाइबरनेशन एग्जैक्टली होता है क्या है? इट्स अ सीजनल स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक स्लो डाउन, जहां पे एनिमल्स जो है वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड पीरियड्स विद द स्कैर्स फूड अवेलेबिलिटी। जब बहुत ही ज्यादा ठंडा वाला, बहुत ही ज्यादा ठंडक वाली सीजन वहां पे आ जाती है, फॉर एग्जांपल विंटर, और जब स्कैर्स फूड होता है, मतलब फूड अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो एक ऐसे जोन में चले जाते हैं, एक ऐसा मेटाबॉलिक स्लो डाउन वाला जोन विच इज नोन एज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो फूड का ना होना, तो फिर उस टाइम पे खुद की एनर्जी को बचाने के लिए लोग हाइबरनेशन वाले जोन में चले जाते हैं। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड कंडीशंस अगर है तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा वहां पे उसकी हीट और एनर्जी को सेव करने के लिए भी ये वाली सिचुएशन में जाते हैं। बहुत सी जगह पे सर्वाइवल स्ट्रेटेजी भी होती है अगेंस्ट द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। और अगर इसके एग्जिट फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो बेयर्स कंज्यूम एक्सेस फूड टू बिल्ड फैट रिजर्व्स। बहुत ही ज्यादा फूड को सबसे पहले वो लोग वहां पे एक्सेस कर लेते हैं। दैट हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट एंड द बॉडी टेम्परेचर गेटिंग रिड्यूस्ड, वो धीरे धीरे वहां पे कम होता जाता है। एनर्जी जो है वो स्टोर्ड फैट में से वो लोग को वहां पे मिल जाती है। ओकेशनल अराउजल भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेयर्स मे वेक इंटरमिटेंटली अनलाइक द ट्रू हाइबरनेटर्स। बेयर जो है वो कभी कभार बीच में वहां पे थोड़े बहुत एक्टिव भी रहते हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट स्नोफॉल, it has failed to trigger the proper dormancy, leaving bears active and increasing human bear interaction. Otherwise normally ऐसा होता है कि उत्तराखंड के अंदर in this season bears जो है वो हाइबरनेशन वाले जोन में चले जाते हैं, and that's why human और bears के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही कम होता है, because bears are not active. लेकिन अभी की सिनारियो ऐसा है कि उसके चक्कर में bears जो है वो एक्टिव रह चुके हैं, क्योंकि वहां भी इतना स्नोफॉल हुआ नहीं, उनको हाइबरनेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो एक्टिव के एक्टिव रह गए और ह्यूमन बेयर इंटरेक्शंस वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया इज सेट टू गेट 2 न्यू टेलीस्कोप्स। हमारी यूनियन बजट 2026 में 2 नए टेलीस्कोप के लिए वहां पे अप्रूवल मिला है। एंड द अपग्रेड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इन लद्दाख, स्ट्रेंथनिंग अवर ग्लोबल पोजीशन इन ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। तो 2 हम एडवांस ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज वहां पे एस्टेब्लिश करने वाले हैं। कहां पे? तो बोले इन लद्दाख। इसके लिए टू स्टडी द सन एंड द डीप यूनिवर्स अलोंगसाइड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। इन फैसिलिटीज से हमारी जो कैपेबिलिटीज है स्पेसिफिकली इन हेलियोफिजिक्स वहां पे थोड़ी सी बढ़ेगी, एक्सोप्लैनेट रिसर्च बढ़ेगी, स्टेलर रिवोल्यूशन और कॉस्मोलॉजी की स्टडी वहां पे बढ़ेगी, and leveraging the Ladakh's high altitude dry climate as well as the dark skies. अगर हम बात करें नेशनल लार्ज सोलार टेलीस्कोप के रिगार्डिंग, दैट इज अबाउट NLST, तो एग्जैक्टली क्या है? एक 2 मीटर का अपार्चर ग्राउंड बेस्ड सोलार टेलीस्कोप है दैट विल ऑब्जर्व द सन इन विजिबल एज वेल एज इन नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। कहां पे इसको रखा गया है? तो पोंगोंग सो लेक के आसपास। कौन सा वाला रीजन? इट इज नोन एज मेरिक रीजन। लद्दाख के अंदर आपको ये वाली जगह मिलती है। एक तो 2 मीटर का लंबा सा ये सोलार टेलीस्कोप है जो विजिबल और नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस को वहां पे करता रहता है। हाई एल्टीट्यूड लोकेशन के अंदर इसको वहां पे रखा है। और एक हमारा थर्ड ग्राउंड बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है आफ्टर कोडाईकनाल एज वेल एज उदयपुर। Synergy with the space missions, like it will complement the data from Aditya L1
और उसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारी हेलियोफिजिक्स के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो लीडरशिप है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और सोलार फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन की इफेक्ट्स वगैरह को स्पेसिफिकली ऑन सैटेलाइट्स एंड पावर ग्रिड्स उसको मॉनिटर करने में थोड़ा सा अपना हेल्प वहां पे करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक का रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में से कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का है।